हेलो स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था 700 से 1750 ईस्वी के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, जिसमें सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया था। और समाज में लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे थे, और साथ ही कई सारे राजवंशों ने अपने विशाल साम्राज्य भी खड़े किए थे। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे क्या होता है, और जो हम देखेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। कौन कौन से राजा आते हैं और कौन कौन से राजा अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। इसको हम मुख्य 4 बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है नए राजवंशों का उदय। दूसरा बिंदु है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। तीसरा बिंदु है त्रिपक्षीय संघर्ष। और चौथा बिंदु है चोल राज्य। तो सबसे पहला वाला बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे, नए राजवंशों का उदय। उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में 7वीं सदी तक बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजाओं द्वारा उन्हें मातहत या सामंत के रूप में माना जाता था। तो स्टूडेंट्स, उपमहाद्वीप, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर 7वीं सदी तक कई सारे बड़े भूस्वामी, भूमि के मालिक और योद्धा सरदार, कबीलों के सरदार वगैरह ये आ चुके थे अस्तित्व में। और राजा इन्हें अपने अंडर काम करने वाले सामंत या मातहत के रूप में उन्हें पुकारते थे, उन्हें जाना जाता था। उसके बाद है अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। जब सामंत अधिक से अधिक क्षेत्र को अपने राज्य में, अपने भू अधिकार में, भू क्षेत्र में मिला लेते थे, या फिर राजा के द्वारा बहुत सारा धन संपदा, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे, तो वह अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यानी स्टूडेंट्स, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक था दंतीदुर्ग, जिसने, जब चालुक्य शासक ने उसके साथ युद्ध करना चाहा, तो दंतीदुर्ग ने उसे अपने अधीनता मानने से मना कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक अनुष्ठान भी किया। इसके बाद कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुष जैसे कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। तो स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार है राजस्थान में, जहाँ के शासक थे हरिचंद्र, और कदम्ब मयूर शर्मण जो कर्नाटक में उनका राज्य था, तो उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि वह ब्राह्मण थे। हमने पहले पढ़ा था कि जो क्षत्रिय होते थे वह शासन करते थे, युद्ध करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ मध्यकाल में और साथ ही प्राचीन काल में कुछ ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण भी शासन करते थे और अपना राज्य स्थापित करते थे। तो ये कुछ नए राजवंश थे जिनका उदय हुआ। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। ब्राह्मणों द्वारा रची प्रशस्तियों में शासक को शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में दर्शाया जाता था। ब्राह्मणों को राजाओं से भूमि अनुदान मिलते थे, जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। यह भूमि पाने वाले को दिया जाता था। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने कई सारी प्रशस्तियां लिखी, जिसमें शासकों के बारे में उनकी प्रशंसाएं लिखी गई, उनकी शूरवीर की गाथा लिखी गई,
वो इसीलिए लिखते थे स्टूडेंट्स ऐसा, क्योंकि राजा उन्हें भूमि अनुदान में देते थे, जिनके बारे में पूरी डिटेल ताम्रपत्रों पर लिखी होती थी। जैसे अगर कोई किसी को अपनी ज़मीन देता है तो वो उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है, तो उसी तरह राजा भी अपनी भूमि के ताम्रपत्रों पर लिखे हुए सारी डॉक्यूमेंट्स इन ब्राह्मणों को भूमि के साथ दे देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 12वीं शताब्दी में कल्हड़ नामक रचनाकार ने संस्कृत में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास रासतरंगिणी में लिखा है। तो अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में आपका आता है कि कल्हड़ की रचना का नाम बताइए, तो उसकी रचना का नाम है रासतरंगिणी। जो कल्हड़ ने कश्मीर में जो शासन करने वाले राजा थे उनका इतिहास रासतरंगिणी में लिखा। उसने अपना वृत्तांत, ये जीवन वृत्तांत भी हो सकता है स्टूडेंट्स, या यात्रा वृत्तांत भी हो सकता है। तो कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों यानी चट्टानों पर, दस्तावेजों, ताम्रपत्र या प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों, जो अपने आंखों देखे उस चीज का वर्णन करते हों, ऐसे पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है अपना वृत्तांत लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि 3 पक्ष जिनके बीच में संघर्ष होता है। एक है गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। तो स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में है, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में है और पाल वंश बंगाल के शासक हैं, यहाँ पर इनका साम्राज्य है। तो ये तीनों कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश जगह, एक कन्नौज जगह है जो उत्तर प्रदेश में है, और वह काफ़ी गंगा यमुना के बीच के, गंगा यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र है, जो कि काफ़ी उपजाऊ और उर्वर क्षेत्र है, और यहाँ पर यह काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। इसीलिए ये 3 साम्राज्य जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये कन्नौज पर अपना अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इसे ही इतिहासकार त्रिपक्षीय संघर्ष कहते थे। उसके बाद है शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन किया। जो शासक होते थे वो अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, जिससे उनकी भव्यता, उनकी समृद्धि दूसरे राजाओं को भी दिखती थी, दूसरे साम्राज्यों में भी पूरी चर्चा होती थी। जब भी वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते, जो बहुत अधिक संपन्न होते थे, क्योंकि मंदिर राजा के शान होती थी और समृद्धि का प्रतीक होती थी। तो इसीलिए जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा के भू क्षेत्र में, उसके साम्राज्य में अपना कब्जा हासिल करने के लिए जाता था, युद्ध करता था, तो मंदिरों को जरूर लूटता था। जैसे स्टूडेंट्स, एक इसका एग्जाम्पल है, गजनी का सुल्तान था एक, जिसका नाम था महमूद गजनवी। उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा और अपने गजनी ले गया था। तो यह इसका एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, आज हम 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा नए राजवंशों का उदय, जिसमें कई सारे राजवंश उभरे। और सबसे पहले तो राजवंश उभरने से पहले लोग सामंत और मातहत के अंतर्गत कार्य करते थे, उसके बाद वो राजा बनते थे। तो इनमें से कोई राजा, जैसे राष्ट्रकूट के एक शासक थे दंती, उन्होंने भी अपने राज्य की रक्षा करने के लिए चालुक्य स्वामी को हराया था और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। और ऐसे ही कोई और शासक, जैसे कदम्ब मयूर शर्मण कर्नाटक के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में, यहाँ पे हरिचंद्र नामक शासक थे। तो ये शासक उभरे, जो कि ब्राह्मण शासक उभरे, यह भी अपवाद देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, जिसमें
राजा द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। ऐसे ही कल्हड़ की एक रचना है राजतरंगिणी, जिन्होंने अपनी रचना में कश्मीर का इतिहास लिखा था और उन्होंने अपने वृत्तांत का लिखने के लिए शिलालेखों और दस्तावेजों का प्रयोग किया था। और साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे और आगे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।